आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में कब तक रुकेगी शेख हसीना, हिंडन एयरबेस से बाहर दूसरे सेफ हाउस की तलाश जारी। अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो हिंदुओं की रक्षा के लिए हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, बोले बाबा रामदेव। वक्फ को ताकत देने वाले सेक्शन 40 पर ही चलेगी कैंची, मुस्लिम महिला गैर मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की तैयारी। पीड़िता नाबालिग का कराया गया गर्भपात, 12 सप्ताह की थी गर्भवती। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, जाने राजधानी पटना का हाल। इजराइल जिसे कहता है चलता फिरता जिंदा लाश, हमास ने उसे ही बना दिया अपना चीफ। ट्रंप समेत कई नेताओं की हत्या का प्लान यूएस ने किया तुरंत नाकाम। लगातार कम हो रही है कच्चे तेल की कीमत, जाने पेट्रोल डीजल के रेट पर क्या है अपडेट। और रियो में चोटिल होकर हुई बाहर, टोक्यो में भी टूटा सपना, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के करीब विनेश। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने पिछले 15 सालों तक बांग्लादेश की सरकार पर काबिज रहने के बाद सोमवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ही वे देश छोड़कर भारत पहुंची। इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि पड़ोसी देश में चल रहे हिंसक विरोध और ब्रिटेन के शरण देने के मामले में फंसे पेच के चलते फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां शेख हसीना को लंबे समय तक भारत में रुकने की संभावना के तहत अन्य प्रयासों में जुट गई है। संभावना जताई जा रही है कि भारत सरकार शेख हसीना को लंबे समय तक शरण दे सकती है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया है कि भारत सरकार 77 वर्षीय आवामी लीग प्रमुख हसीना के लिए एक यूरोपीय देश में शरण सुनिश्चित करने पर काम कर रही है, मगर उनकी यात्रा में कुछ दिक्कतें आ जाने के कारण अड़चन में फंस गई है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक उनके भारत से बाहर जाने की संभावना नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हो रहे लक्षित हमलों की निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार से पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत में भी अस्थिरता पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की घटना का महिमा मंडन कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्ती बरतने की जरूरत है। बाबा रामदेव ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों पर किसी भी प्रकार की क्रूरता, जुल्म, ज्यादती ना हो, नाइंसाफी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। जिस तरह से दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और अब भारत के पड़ोस में भी उसने दस्तक दे दी है, वो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मुझे डर है कि हिंदू बेटियों की इज्जत पर बात नहीं आ जाए। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं वो गलत है। हमें भारत में एकजुट होकर दुनिया को हिंदुओं की ताकत दिखानी होगी। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर इसी संसद सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार इस नए बिल में वक्फ में भारी बदलाव कर सकती है। सरकार इस नए कानून के जरिए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के साथ ही वक्फ बोर्ड की कुछ शक्तियों को भी छीन सकती है। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करना भी शामिल है। इस बिल में सरकार मौजूदा वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 40 को भी बदलने की तैयारी में है। यह नियम बोर्ड को किसी संपत्ति को अपनी जमीन घोषित करने की ताकत देता है। इस नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का रोल काफी संशोधित किया जा सकता है। साथ ही इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है। अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का मंगलवार को गर्भपात कराया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने यह गर्भपात कराया। इस मामले पर केजीएमयू प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। हालांकि अस्पताल के सूत्रों तथा पीड़िता की मां ने मंगलवार शाम गर्भपात होने की पुष्टि की है। दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार को अयोध्या के केजीएमयू के लिए रेफर किया गया था। उसके साथ सीएमओ के साथ ही अन्य अधिकारी भी आए थे। केजीएमयू
आईसीयू में डॉक्टरों की टीम ने उसका परीक्षण किया तथा सब कुछ नॉर्मल होने पर मंगलवार को उसका गर्भपात कराया गया। इस मामले में पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। पीड़िता को 12 सप्ताह का गर्भ था, इसलिए गर्भपात में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24 सप्ताह तक के समय में गर्भपात किया जा सकता है। पूर्व में यह अवधि 20 सप्ताह की थी। इसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात करने का फैसला किया। गर्भपात के बाद बिटिया की हालत सामान्य है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। राजधानी पटना में मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। दोपहर में कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पटना में दोपहर 1.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अधिकतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस गिरकर 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश और तापमान में गिरावट से पटना वासियों को गर्मी से राहत मिली है। इजराइल जिसे कहता है चलता फिरता जिंदा लाश और उधार की जिंदगी जीने वाला, हमास ने अब उसे ही अपना चीफ बना लिया है। जी हां, ईरान में मारे गए इस्लाम हानिया की जगह अब हमास का नया मुखिया है याहिया सिनवार। जी हां, हमास ने कहा है कि उसने याहिया सिनवार को अपना नया नेता चुना है। याहिया सिनवार पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमलों का मुख्य साजिश करता है। हमास ने मंगलवार को इस्माइल हानिया की जगह अब सिनवार को अपने पॉलिटिकल विंग का नया चीफ नियुक्त किया। बता दें कि बीते दिनों ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया की हत्या की गई थी। सिनवार को ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। सिनवार को एक वक्त इजराइल ने पकड़ ही लिया था, मगर पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहा। इसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा था कि हमास नेता सिनवार 7 अक्टूबर के बाद से उधार की जिंदगी जी रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं को मारने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। न्यूयॉर्क सिटी में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है, जो अमेरिका में नेताओं की हत्या करने के लिए आया था। इस शख्स के संबंध ईरान की सरकार के साथ है, जो यूएस को अपना दुश्मन मानता है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक न्याय विभाग ने गिरफ्तार शख्स पर राजनीतिक हत्याएं करने की साजिश रचने और ईरानी सरकार के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हालांकि आपराधिक शिकायत में साफ तौर पर ट्रंप का नाम नहीं है, मगर कई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तानी सरकार के निशाने पर ट्रंप भी थे। पूर्व राष्ट्रपति पर हाल ही में हमला हुआ था, जब एक रैली के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई थी। गनीमत यह रही कि गोली उन्हें लगने के बजाय उनके कान को छूते हुए निकल गई। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 7 अगस्त 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हो गया है। ब्रेंट क्रूड $76.09 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $72.75 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 7 अगस्त 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी हैं। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में एंट्री कर ली है। इस तरह भारत गोल्ड मेडल से सिर्फ एक कदम दूर है। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की यूसलेनिस गुजमैन को 5-0 से हराया। विनेश के लिए पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे थे। रियो ओलंपिक 2016 में भी वह चोट के कारण मेडल तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भी वो क्वार्टर फाइनल में हार गई थी, लेकिन अब वह तरोताज़ा बनकर सामने आई है। विनेश ने 2016 रियो खेलों में ओलंपिक में डेब्यू किया था। 2016 रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में घुटने की चोट से उनकी मेडल की उम्मीद टूट गई थी। घुटने में चोट लगने के कारण वह 48 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में चीन के सुन यानान से हार गई। इसके बाद वह 2020 में टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में 53 किलोग्राम वर्ग में वेनेसा क्लादजिंस्काया से हार गई थी। विनेश लगातार 3 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई है।